Hello friend, my name is Dheeraj and I welcome you all on the platform of Rasaयनिक माइंड। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन वो पढ़ेंगे। तो हम पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी बुक के थ्रू पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि क्या हो रहा है इस चैप्टर में, क्या ये बताना चाह रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन है इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले नाम है, जैसे कि हमारे पूरे चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम सॉल्यूशन क्या होता है। तो जो सॉल्यूशन जो होते हैं, सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। तो इसका मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स होंगे, उन कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर बनेगा उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन वो जो मिक्सचर होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए। अब बात आती है होमोजीनियस क्या है। होमोजीनियस होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब है कोई एक सॉल्यूशन जो कि यूनिफॉर्म हो। किस तरीके का हो? यूनिफॉर्म हो, मतलब उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। जैसे कि हम देखिए, हम डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। आप सब लोगों ने अपनी डेली लाइफ में शरबत तो पिया ही होगा, घर पे बनता है गर्मियों में। तो होता क्या है इसमें, हम क्या क्या मिलाते हैं? सिंपल जो बनेगा वो वाटर प्लस शुगर के कंपोजिशन से मिलेगा। तो जो वाटर होता है वो एक्सेस में होता है, इसकी जो अमाउंट होती है वो एक्सेस होती है, और शुगर होता है वो लिमिटेड डाली जाती है। तो क्या बोला जाता है, जो चीज एक्सेस में है, जो एक्सेस में है उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट, और जो कम है उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूट। तो अगर हम जैसे घर पे शरबत बना रहे हैं, कोई हमसे बोले इस सॉल्यूशन में क्या सॉल्वेंट है, क्या सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट हो गया वाटर और सॉल्यूट हो गया शुगर। तो देखिए, जैसा यहाँ इसने डेफिनेशन भी दी थी, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन कंपोनेंट्स। व्हाई होमोजेनियस मिक्सचर? और तो यहाँ से इसने ये बोला लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट, तो वो हमने बता दिया। तो अब क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम उसमें बताया है कि हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उसमें दो कंपोनेंट ही होंगे, टू कंपोनेंट ही प्रेजेंट होंगे। तो टू कंपोनेंट के अलावा और कोई प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। क्या टाइप्स हैं, क्योंकि अगर सॉल्यूशन हमें पढ़ना है तो हमें टाइप्स भी पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, यहाँ टाइप दे रखे हैं हमारा, कैसे टाइप। अब ये टाइप बने कैसे, देखिए जो कॉमन टाइप बनेंगे वो 9 टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे। 9 टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे। कैसे, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे बना दिए। तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारी तीन स्टेट, जो हमारी बेसिक जो स्टेट होती है मैटर की, वो कौन कौन सी होती है? एक तो सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है, और एक गैस। तो होगा क्या, देखिए अगर हम ऐसा कहें कि एक्सिस में सॉलिड ले रहे हैं और उस सॉलिड को सॉलिड के साथ ही मिक्स कर रहे हैं, या सॉलिड को लिक्विड के साथ, और सॉलिड को गैस के साथ, तो ये तीन तरह के सॉल्यूशन बनेंगे। अब मैं बात करता हूँ लिक्विड की। लिक्विड के साथ सेम होगा, लिक्विड को सॉल्यूशन के साथ, सॉलिड के साथ सॉरी, और लिक्विड को लिक्विड के साथ, और लिक्विड को गैस के साथ। ऐसे ही मैं बात करूंगा इस गैस का सॉलिड के साथ, गैस का लिक्विड के साथ, और गैस का गैस के साथ। अब देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे ये हमारे सॉल्वेंट थे, जो हमारी एक्सेस में लिए गए ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट हमारा क्या लिया गया है? गैस। तो देखिए, जब अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि गैस इन गैस, यहाँ इन बोल दूं, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट में सॉल्यूट तो डिजोल्व हो जाएगा। तो गैस इन गैस का जो एग्जांपल होगा, जैसा तुम देख रहे हो कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में एयर है, इस एयर में क्या क्या प्रेजेंट है? इस एयर में क्या क्या प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है
नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीन को तो हम बेसिकली जानते हैं, आर्गन वगैरह और भी कई सारी गैस है। तो सबसे ज्यादा एक्सेस में है वो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% समथिंग है, और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ 0.04% समथिंग है। तो ये क्या है कि ये वाली बहुत एक्सेस में है नाइट्रोजन, उसके बाद ये कम कम है। तो हम एक सॉल्यूशन ऐसा बना बोल सकते हैं कि एयर जो है वो सॉल्यूशन है गैस इन गैस टाइप का, इसको बोलेंगे हम गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल यहाँ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, मतलब एयर दे रखा है, एयर में तो होता है मिक्सचर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। अब मैं बात करता हूँ लिक्विड इन गैस, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, लिक्विड, और नाइट्रोजन गैस, तो ये ऐसा मिक्सचर बनेगा। उस मिक्सचर को हम गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे क्योंकि उसमें गैस एक्सेस में है, लिक्विड कम है। और अब बात करते हैं हम सॉलिड इन गैस, तो कैम्फर जो आपने देखा होगा घर पे, कपूर जो होता है जो पूजा वगैरह में यूज किया जाता है, उसको कैम्फर इन नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन गैस के साथ कैम्फर का जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी गैसियस सॉल्यूशन होगा और सॉलिड इन गैस का एग्जांपल होगा। ऐसे ही अब मैं बात करता हूँ लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और सॉलिड इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड, तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। अब बात कैसे ऑक्सीजन को डिजोल्व करके हम बना सकते हैं, तो होता क्या है, ऑक्सीजन गैस को बबल किया जाता है वाटर में, तो हमारा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसे ही हम ये बोल सकते हैं नाइट्रोजन डिजोल्व इन मिथेनॉल, क्योंकि नाइट्रोजन को जब हम बबल करेंगे, नाइट्रोजन को जब हम बबल करेंगे मिथेनॉल या किसी और सॉल्वेंट में, तो वो एक सॉल्यूशन जो बनेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का इथेनॉल डिजोल्व्ड इन वाटर, इथेनॉल डिजोल्व्ड इन वाटर, उसके अलावा क्या क्या बन जाएगा, जैसे मैं कोई और एग्जांपल लूं, मिथेनॉल इन इथेनॉल, मिथेनॉल प्लस इथेनॉल का मिक्सचर। ठीक है, ऐसे ही अब सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल जो होगा वो कैसा होगा, ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन वाटर। जैसे आपने गर्मियों में देखा होगा, गर्मियों के टाइम में हम वाटर में ग्लूकोज डिजोल्व करके पीते हैं, तो जो ग्लूकोज जो पिया जाता है, ग्लूकोज घुलने के बाद में एक जैसा सॉल्यूशन बन जाता है, तो ये कैसा एग्जांपल होगा, एक लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। ऐसे ही मैं बात करता हूँ सॉलिड सॉल्यूशन की। अब सॉलिड सॉल्यूशन कौन होगा, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, और सॉलिड इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, जैसे जो हम रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, इन्हें हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, या यहाँ पे भी वैसे पढ़ाया जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, कि जो हाइड्रोजन पैलेडियम जो होता है, पैलेडियम इज यूज्ड एज अ, मतलब पैलेडियम एक तरीके से बेस की तरह यूज किया जाता है हाइड्रोजन गैस के लिए, और ये हाइड्रोजन गैस जो होगी वो एडजॉर्ब होगी पैलेडियम पे। ऐसे ही लिक्विड इन सॉलिड, तो जो अमलगम होता है, सोडियम Hg, मतलब सोडियम अमलगम होता है मरकरी के साथ, तो ये जो अमलगम जो बनते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड इन सॉलिड। ऐसे ही सॉलिड इन सॉलिड का क्या हो जाएगा, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, जैसे हम कुछ गोल्ड में कॉपर को डिजॉल्व कर देते हैं फिर वो सॉलिड हो जाता है, ये सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है। और इस तरह के सॉल्यूशन जो होंगे वो सॉलिड सॉल्यूशन होंगे। अब बात करते हैं हम एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि जो हमने सॉल्यूशन बनाए हैं, ये सॉल्यूशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के लिए टर्म में हमें ये एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड हैं, इन सभी मेथड्स को हम जानेंगे। सबसे पहला मेथड हम देखते हैं मास परसेंट W/W। अब इस W/W का सीन क्या है, ये W/W का मतलब क्या है, इस W/W का मतलब है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही वेट, वेट दे रखा है, मतलब ये ग्राम में दे रखे होंगे, ये मतलब इसका वॉल्यूम नहीं होगा, ये वेट होगा। W का मतलब वेट। द मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एंड, मास परसेंट कैसे, किसी एक कंपोनेंट की मास परसेंट अगर हम निकालेंगे तो उसकी सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या ही करते हैं, टोटल हमें पता होना चाहिए और जिसके लिए निकालें उसको ऊपर रखेंगे, तो यही किया है कि मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो मास परसेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब मास ऑफ
component upon total mass of solution, total mass of solution into 100। तो into 100 क्या परसेंटेज निकाली हमने, इसलिए into 100 हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा मास परसेंट का फॉर्मूला। जो भी हमारा कंपोनेंट जिस कंपोनेंट के लिए भी निकालनी होगी, उस कंपोनेंट को निकालने के लिए हम उसको ऊपर रखेंगे और टोटल मास लगाएंगे इनटू 100, तो हमारा मास परसेंट निकला। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मास परसेंट को हम कैसे समझेंगे, जैसे हमें दे दिया 10% सॉल्यूशन, क्या दे दिया जाए 10% सॉल्यूशन, तो 10% ये बोला है, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है 10% ग्लूकोज इन वाटर। इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 100 ग्राम सॉल्यूशन है टोटल, उसमें से 10 ग्राम हमारा ग्लूकोज है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर की अमाउंट होगी वो कितनी होगी, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, तो 1 इज इक्वल टू 90 ग्राम जो होगा वो H2 होगा, मतलब वाटर होगा। तो इसकी हम मास परसेंट निकाल सकते हैं। ऐसे ही अब बात आती है सेकंड टर्म की, कैसे। अब एक टर्म हमने मास परसेंट का पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं वॉल्यूम परसेंट कि क्या होती है वॉल्यूम परसेंट। तो यहाँ देखो VYV लिखा हुआ है, इसका मतलब है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब हमें जो कंसंट्रेशन टर्म दी गई होगी वो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का रेशियो होगी। तो जब वॉल्यूम परसेंट, जैसे हमें वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो सेम उसी की तरह करना है, केवल मास को बदल देना है, मास को वॉल्यूम से रिप्लेस कर देना है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट निकालनी है 100 का मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया मेरा वॉल्यूम परसेंट हमारा निकल के आ गया। ऐसे ही अगर तुम्हें ये बोल दिया जाए कि 10% ग्लूकोज इन वाटर, कौन सा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये होता कि 10 ml ग्लूकोज है इन 100 ml सॉल्यूशन में, तो वाटर का सॉल्यूशन भी आ जाएगा 90 ml, क्या होगा वाटर 90 ml होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे इसने क्या एग्जांपल दे रखा है, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मींस दैट, मतलब इथेनॉल सॉल्यूशन 10% इथेनॉल, तो 10 ml तो क्या होगा इथेनॉल होगा, और जो मेरा 90 ml होगा वो वाटर होगा। मतलब हमें ये पूरा टोटल 100 ml रखना है। ठीक है, तो हमें पता पड़ गई 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब और 10% W बाई W का मतलब। अब तीसरी हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म आती है वो आती है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। मास बाई वॉल्यूम परसेंट, देखो सिंपल है, मास किस में लिया जाएगा, W में, वेट होता है, अपॉन वॉल्यूम V, तो W बाई V, इसलिए ये बोला गया। मास बाई वॉल्यूम क्या होगा, इसने सीधा बोला का इट इज द मीन्स it is the mass of solute dissolved in 100 ml of the solution, 100 ml of the solution। तो 100 ml मतलब सिंपल सी बात है, जितना जो भी मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये क्या आ जाएगा हमारा मास बाई वॉल्यूम परसेंट। ऐसे ही मैं बात करता हूँ पार्ट्स पर मिलियन की, तो ये पार्ट्स पर मिलियन कब यूज किया जाता है, ये वाला कंसंट्रेशन टर्म, ये टर्म्स तब यूज किया जाता है कि तब जो कोई, जैसे हमें कोई क्वांटिटी मिल रही है वो ट्रेस अमाउंट में हो, ट्रेस मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल, तो हम उसको देखते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन में कितनी अमाउंट होगी उस कंपोनेंट की। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब, तो मिलियन 10 लाख होते हैं, तो इसका मीन्स हम देख सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, तो सिंपल रखना है हमें नंबर ऑफ पार्ट इन द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन में हमारे ऑल कंपोनेंट के टोटल पार्ट होंगे, इनटू 10 की पावर 6, मतलब हमारे 1 मिलियन में कितने होंगे, हम मिलियन से निकाल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में पीपीएम भी बोलते हैं, जो शॉर्ट लैंग्वेज होती है हमारी उसमें पीपीएम भी बोला जाता है।
एज इन द केस ऑफ परसेंट कंसंट्रेशन, तो यहाँ से तुम्हें बता दिया जाएगा कि इसका वेट इतना है और ये इतनी ppm है, तो हम वहां से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से आल्सो एक्सप्रेस एज 5.8 पर 10 की पावर 6 ग्राम, इसका मतलब इस सॉल्यूशन 5.8 ग्राम पर 10 की पावर 6 ग्राम, इसका मतलब क्या है 5.8 ppm। ठीक है, तो अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल फ्रैक्शन समझ लेना चाहिए हम कैसे निकालते हैं, कितनी अमाउंट कितनी फ्रैक्शन मोल के टर्म्स में प्रेजेंट है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। तो सिंपल देखो, अगर हमें किसी की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो देखो क्या रखेंगे, मोल्स जिस कंपोनेंट के होंगे अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स, तो ये हमारी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। जैसे यहाँ इसने दे रखा है कि एक सॉल्यूशन है उसमें A प्लस बी दो तरह के कंपोनेंट हैं, तो इसके जो मोल्स हैं वो Na हैं, B के कंपोनेंट में मोल जो हैं वो B हैं। तो अगर मुझसे कहा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालो, तो मैंने क्या बोला, मोल्स मतलब मोल्स, अब A के लिए बात करें तो A के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, Na प्लस N। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक्स वी के लिए बात करता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वी निकाल लो, तो यहाँ एन बी लेता अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये हमारी मोल फ्रैक्शन आ गई। देखो एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि हमारे किसी भी सॉल्यूशन में जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगी, मोल फ्रैक्शन जो होगी टोटल, कैसी, टोटल मोल फ्रैक्शन जो होंगी वो इक्वल टू 1 की होगी। जैसे मेरी एक्स ए निकली, एक्स से डिनोट करते हैं एक्स ए एक्स बी, तो ये कितने के इक्वल होगी, 1 की, क्योंकि मैंने बताया था कि दो ही कंपोनेंट मैंने लिए हैं ए और बी। अगर मेरे में मान लो कि मेरे में n कंपोनेंट होते हैं, n कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन, तो n कंपोनेंट में क्या बोलता मैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, तो सभी कंपोनेंट्स की जो मोल फ्रैक्शन होगी वो 1 के इक्वल होगी, तो फ्रैक्शन तो अगर हम सबकी निकाल रहे हैं तो वो टोटल इक्वल 1 ही आएगा। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.1 है। ये एग्जाम्पल को हम सॉल्व करके देखते हैं। कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास, उसने बोल रखा है 20% वाई मास, क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल 20% वाई मास है। तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल दे रखा है 20% इथाइलिन ग्लाइकोल, और मेरा जो 80 ग्राम होगा वो क्या होगा, वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन लिया। तो अब मुझे क्या निकालनी है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले तो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा मैंने बताया था, मोल फ्रैक्शन अगर मैं किसकी निकाल रहा हूँ, इथाइलिन ग्लाइकोल की, तो इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे मोल पता होने चाहिए इथाइलिन ग्लाइकोल के अपॉन NT, मतलब टोटल मोल पता होना चाहिए। तो अब मैं इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए मोल्स निकालना हूँ, कितने होंगे, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, तो इसका वेट कितना है 20 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका जब मैं मोलर मास निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 इंटू 32, तो ये हो जाएगा मेरा 62। देखिए यहाँ से इसने 62 निकाला और इसका जो आंसर आया वो में क्या आ गया 0.322 मोल। सिमिलरली अगर मैं वाटर के केस में निकालता हूं तो वाटर का वेट कितना है 80 ग्राम, मैंने बताया 80 ग्राम है, और तो 80 ग्राम वाटर में
18 का डिवाइड लगा दिया, क्योंकि 18 क्या होता है, मोलर मास ऑफ अ वाटर। तो इसके जो मोल आए वो कितने आए, 4.444। अब मेरे पास मुझे टोटल मोल्स भी पता पड़ गए, दोनों के मोल्स पता पड़ गए, लेकिन ग्लाइकोल का निकालना है। तो एक्स इथाइलिन ग्लाइकोल के 0.322 मोल है, अपॉन टोटल मोल कितने, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल प्लस वाटर के मोल 4.444। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। इसका आंसर आएगा 0.93। ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछ रहा हो कि वाटर की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, तो इसको 1 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होगी 1। तो हमें इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल फ्रैक्शन पता है, वाटर की नहीं पता। वाटर की मोल फ्रैक्शन हमें निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं। सॉरी गलत हो गया, कैसे कि यहाँ ये इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 0.068, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये 932 जो आई है वो वाटर की थी, ये मोल फ्रैक्शन जो होगी वाटर की मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अब बात करते हैं हम अगली कंसंट्रेशन टर्म, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी। क्या, मोलरिटी। तो मोलरिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी जो होती है उसे मैं एम से डिनोट करता हूँ, कैपिटल एम। तो मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो क्या हुआ, मोलरिटी अगर मुझे निकालनी है, मोलरिटी हो जाएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आता है, लीटर में। जैसे यहाँ मोलरिटी का ये फॉर्मूला दे रखा है, मोलरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो लिया जाता है वो लीटर में लिया जाता है। अगर तुमसे कह दिया जाए कि 0.25 मोलर एक सॉल्यूशन है, या कह तो इसका मतलब है 0.25 मोल प्रेजेंट हैं इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही अब अगला एग्जांपल दे रखा है सिंपल, कैलकुलेट द मोलरिटी। देखिए एग्जांपल भी तुरंत दे रखा है, कितना अच्छा दिया गया है कि मोलरिटी का एग्जांपल तुरंत दे दिया गया। उसने दिया है कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml, उसने 450 ml दे रखा है। तो 5 ग्राम क्या है, NaOH। तो NaOH के हमें मोल्स पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ NaOH। तो मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट मुझे पता है 5 ग्राम दे रखा है, अपॉन मोलर मास जो आएगा, मोलर मास सोडियम, इसका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका देखिए Na23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 0.125। ये मोल आ गए किसके, NaOH के। अगर मुझे निकालनी है मोलरिटी, क्या निकालनी है, मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स कितने हैं मेरे, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम लीटर में लिया जाता है, और वॉल्यूम जो होता है वो सॉल्यूशन का होता है। तो मुझे यहाँ जो दे रखा है 450 ml, ये 450 ml वो सॉल्यूशन का ही दे रखा है, जैसे बोला है यहाँ। तो मैं मोलरिटी निकालूंगा, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स मेरे 0.125 अपॉन वॉल्यूम कितना है 450 ml। क्या है, ml दे रखा है। तो ml को ग्राम में बदलने के लिए हम डिवाइड कर देंगे, या 10 की पावर 3 का डिवाइड कर देंगे, या इसको हम मल्टीप्लाई बोल सकते हैं 10 की पावर -3 का। तो ये हो गया अब लीटर में। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये जो आंसर आएगा मेरा आ जाएगा 0.278 मोल। ये देखो इसने क्या किया है, इसने 450 ml सेम रहने दिया है, और ये 10 की पावर -3 को लीटर में बदल ली, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होते हैं। तो इसको मैं यूनिट कन्वर्जन करूंगा तो 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर कर सकता हूँ। तो ऐसे ही मेरा ये निकल आया। इसका मतलब क्या होगा, 0.278 मोलर हो गया। तो हमारा ये एग्जांपल आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इसने देखिए 2 फैक्टर दे दिए, एक तो सबसे पहले मोल्स निकलवाने के लिए,
और हमारा वॉल्यूम ml में दिया था, जिस ml को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, लीटर में, उसके बाद हम चेक कर लेंगे। आइए अब अगला कंसंट्रेशन टर्म जानते हैं। क्या होता है अगला कंसंट्रेशन टर्म है मोलेलिटी। देखो अभी हमने पढ़ा था मोलेरिटी, अब पढ़ रहे हैं हम मोलेलिटी। कुछ सेम जैसे ही, एक जैसे ही है लगभग, लेकिन बस अंतर क्या होता है, देखो मोलेलिटी को स्मॉल m से तो डिनोट करते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है, मोलेलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मोलेलिटी में मास लिया जाता है, वो भी सॉल्वेंट का, किसका, सॉल्वेंट का। अगर मैं मोलरिटी की बात करता हूँ, मोलरिटी, तो मोलरिटी में मैंने वॉल्यूम लिया था, वो भी वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। बस एक ये थोड़ा याद करने वाली बात है कि मोलरिटी में जो मास लिया जाता है वो सॉल्वेंट का लिया जाता है, और वहां जो वॉल्यूम लिया जाता है मोलरिटी में वो सॉल्यूशन का लिया जाता है। एक छोटे सा बस ये रिमेम्बर पॉइंट है कि हम कैसे इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। तो अगर तुमसे कोई बोल दिया जाए कि क्या है वन मोलल, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि वन मोलल का मतलब क्या होगा। इसमें देखो यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, 1 मोल per kg, 1 mole per kg solution of KCl means that 1 mole of KCl is dissolved in 1 kilogram of water। अगर 1 मोल दे रखा है तो 1 मोल डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया। तो इसका भी एक एग्जांपल दे रखा है। क्या एग्जांपल है इसको समझते हैं। कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन में इथेनोइक एसिड डाला है, तो बेंजीन हमारा लिक्विड होता है, बेंजीन का हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है, कितना, 75 ग्राम। और देखो 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड का, और जो मोलेलिटी जो होती है वो क्या होती है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जब मैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने से पहले मुझे सबसे पहले मोल पता होना चाहिए। देखिए ये फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें मोल्स पता होना चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन दे रखा है 75 ग्राम। तो मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2.5 ग्राम दे रखा है, जैसे ये दे रखा है मास, सॉरी मोल्स ऑफ C2H4O2 2.5 अपॉन 60। तो इसके जो मोल्स आ गए मेरे 0.0417 मोल आ चुके हैं। मास ऑफ बेंजीन इन किलोग्राम, मास ऑफ बेंजीन इन किलोग्राम कैसे हमें पता, अरे किलोग्राम में इसने निकालेंगे, पहले ग्राम में दे रखा था, 1000 से डिवाइड कर दिया और हमारा जो किलोग्राम में आ गया। अब इसको हम सिंपल रख देंगे, मोल्स अपॉन 75। देखो क्या करेंगे, मोल्स क्या थे, मोल्स मेरे कितने थे, मोल्स आ गए मेरे, मोलेलिटी, मोलेलिटी इज इक्वल्स टू, मोल्स कितने हैं मेरे 0.0417 अपॉन, ये मेरा 75 है, ग्राम में दे रखा है, इंटू 10⁻³ कर दूंगा, ये किलोग्राम में बदल गया। जो मोलेलिटी आई मेरी वो कितनी आई, 0.556 मोलल, स्मॉल एम लिखूं मैं, ठीक है। ये मेरी मोलेलिटी निकल गई इथेनोइक एसिड की इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो अब हमारे क्या है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे 2.1 टू 2.5 दे रखे थे उनको समझते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा क्वेश्चन यहाँ दिखाए गए। आइए इनके सॉल्यूशन एक एक करके हम समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 2.1 दे रखा है, कैलकुलेट द मास परसेंट। हमें क्या निकालना है, मास परसेंट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, हमें पूछ कैलकुलेट द मास परसेंट एंड द कार्बन टेट्राक्लोराइड, और CCl4 का भी पूछ रहा है, CCl4 का भी मास परसेंट पूछ रहा है। तो अब इसने बताया है कि इफ
22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन। तो देखो मास परसेंट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टोटल कितना होगा सॉल्यूशन का इनटू, क्योंकि परसेंट निकाल रहे थे तो 100 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहला मैं बात कर लेता हूं C6H6 की। C6H6 का जो मास दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है 22 ग्राम। तो देखिए मास परसेंट ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू 22 ग्राम। तो हमारा ऊपर बेंजीन का मास अपॉन नीचे क्या है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन जो बनेगा। तो टोटल कितना होगा 22 ग्राम। तो बेंजीन प्लस बेंजीन के अलावा उसमें हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना 122 ग्राम। अब इसको हम ऐड कर देंगे 22 अपॉन 144। तो जो भी आंसर आएगा हमारा मास परसेंट ऑफ बेंजीन हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा देखो, ये तो ये शायद कुछ आ जाएगा, सॉरी इनटू 100 और होगा ना, 100 तो मैं भूल गया। तो इनटू 100, तो 200 अपॉन 72 ये आ गया मेरा। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा मेरा, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, ये 11 आएगा ना। तो अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। इसको जो सॉल्व करने के बाद में जो परसेंटेज आएगी वो मेरी क्या होगी, मास परसेंट ऑफ बेंजीन। ठीक है, ऐसे ही अब मैं बात कर लेता हूं CCl4 की। तो CCl4 की जो मास परसेंट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, मास परसेंट इज इक्वल टू 122 ग्राम, तो CCl4 अपॉन 22 प्लस 122, ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लूंगा मैं 122 अपॉन 144 इंटू 100, और जो भी सॉल्व करने के बाद में यहाँ आंसर आए वो इसका CCl4 का मास परसेंट होगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, बहुत सिंपल है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब बात करता हूँ सेकंड एग्जांपल की, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब इस बार इसने हमें हमसे मोल फ्रैक्शन पूछ लिया ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब 30% बाय मास, बेंजीन है 30%, मतलब मुझे दे रखा है मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 30 ग्राम। तो इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मुझे ये भी दे रखा है मास ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 70 ग्राम। ठीक है, अगर ये दोनों दे रखे हैं तो सबसे पहले मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे पता होने चाहिए दोनों के मोल, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जब निकालता हूं तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, Na अपॉन Na प्लस Nb। मान लीजिए ये A है और ये मेरा B है। तो क्या दे रखा है हमें, A और B दोनों ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ किसकी, बेंजीन की केस की। तो बेंजीन के लिए अगर मैं मोल्स निकालूंगा, N बेंजीन इज इक्वल्स टू द, देखिए बेंजीन का मास कितना है 30 अपॉन, इसका जो बेंजीन का
मास जो होता है मोलर मास, या तो कितना होता है बेंजीन का मोलर मास, देखिए C6H6 72 + 6 = 78। तो ये लगभग आता है हमारा 0.38 समथिंग, जो भी मोल होंगे 0.38 मोल। ऐसे ही मैं अब सबसे पहले मुझे अब NCCl4 के भी पता होना चाहिए सबसे पहले। देखिए CCl4 का जो वेट दे रखा है वो 70 ग्राम दे रखा है अपॉन, अब क्या करूंगा, तो CCl4 का मोलर मास होगा, मोलर मास को अपॉन में रखूंगा क्योंकि N जो होता है वो W/m होता है, m मोलर मास ये। तो मोलर मास कितना है मेरा CCl4 का, देखिए कार्बन का CCl4 कार्बन का कितना होता है 12 और इसका होता है 35.5 इंटू 4 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 154, क्योंकि 35.5 इंटू 4 तो 71 और ये हो जाएगा 142 प्लस 12, तो ये हो गया 154। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा 0.454। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं इसके मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होगा बेंजीन का, तो बेंजीन के मोल्स 0.38 अपॉन टोटल मोल कितने होंगे, बेंजीन भी प्रेजेंट है प्लस CCl4 भी 0.45। जो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन होगी। तो ये, और ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, देखो दो तरीके हैं मोल फ्रैक्शन CCl4 निकालने का, या तो हम निकाल लें 0.454 अपॉन, मान लीजिए ये x आता है, मान लीजिए ये एज्यूम कर लिया मैंने, अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन 0.38 प्लस 0.45, क्योंकि दोनों के मोल जुड़ जाएंगे। इसको जो सॉल्व करने के बाद में आएगी वो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 आ जाएगी। अगर मैं कहूँ मोल फ्रैक्शन कोई और तरीका हो, देखिए टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होती है, इसमें से मैं x घटा दूंगा, जो भी वैल्यू आई, x तो मैंने एज्यूम कर ली है ये, तो जो भी x घटा दूंगा तो ये CCl4 की मेरी क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। Calculate the molarity of each of the following solution: 30 gram of CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O in 4.3 लीटर। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ही देख लेता हूँ। कोबाल्ट NO3 का होल ट्वाइस 6H2O दे रखा है मुझे। अगर ये दे रखा है तो सबसे पहले ये कितना दे रखा है 30 ग्राम। तो सबसे पहले मोलरिटी निकालने के लिए मुझे मोल्स पता होना चाहिए। मोल्स कितना आ जाएगा 30/, अब इसका मोलर मास पता होना चाहिए। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, देखिए कोबाल्ट का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो 58 समथिंग होता है, प्लस नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 3 या 48 इंटू 2, तो 48 इंटू 3 प्लस 18 तो वाटर का और 6 मॉलिक्यूल है वाटर के, तो ये इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा मैं तो इसको पूरे को मैं ऐड कर सकता हूँ, और इसको ऐड करने के बाद में जो आएगा वो शायद 290 समथिंग हो जाएगा, 14 यस। तो 290 में यहाँ रखूंगा, तो जैसे ही मैं 290 रखूंगा इसकी जो मोल फ्रैक्शन लगभग सॉल्व करने के बाद में आ जाएगी 103। अगर ये 103 मोल्स आ रहे हैं हमारे, तो अब मैं मोलरिटी निकाल सकता हूँ। मोलरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो हमें बनाना कितना है 30 ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स ये दे रखा है इन 4.3 लीटर, मतलब हमारा पहले से ही लीटर में दे रखा है, तो मोल्स मुझे पता पड़ गए 0.103 अपॉन वॉल्यूम कितना है 4.3 लीटर, जो हमारा यहाँ से सॉल्व करने के बाद में आएगा वो मोलरिटी होगी इसकी, इस कॉम्प्लेक्स की। अब मैं बात करता हूँ बी। बी क्या है 30 ml of 0.5 मोलर
H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, मतलब पहले 30 ml था, उसको डाइल्यूटेड टू 500 ml तक किया गया है। मतलब इसका कि पहले सॉल्यूशन 30 था, इसको वॉल्यूम बढ़ा के 500 ml तक कर दिया गया। तो एक फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये हम क्या निकालते हैं कि इसमें मोल्स होंगे, देखिए जो मोल्स अभी 30 ml में होंगे वही मोल्स 500 ml में होंगे। तो ये देखिए मोल्स का मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो N इज इक्वल टू MV आ जाता है। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया है कि सॉल्यूशन में हमने बस डाइल्यूटेड किया है, मतलब हमारा सॉल्वेंट बढ़ा है, जो हमारी मोलरिटी है वो नहीं, मोलरिटी में जो मोल्स हैं, पहले जो मोल्स यूज किए हैं हमने किसी सॉल्यूट के, वो चेंज नहीं हुए। तो पहले भी मोल्स वही होंगे, बाद में भी, दोनों को इक्वल रख देते हैं, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो M1 पहले कितना है 0.5 मोलर इंटू वॉल्यूम पहले 30 ml। कोई कहेगा कि यहाँ लीटर में, लेकिन हमने लीटर में नहीं ले रहे, हम ml में ही ले रहे हैं। क्यों? फिर इसने वॉल्यूम M2 हमें पूछ रहा है इनटू वॉल्यूम 500 ml में, क्योंकि हमने दोनों तरफ ही ml में लिया है, तो कोई यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। M2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। देखिए ये आ जाएगा 15 अपॉन 500। तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, कितना आ जाएगा, तो ये मेरी जो आएगी 0.3 आ गई। 0 पॉइंट, क्योंकि 3 अपॉन 0 है, 3 अपॉन 100 है, तो 0.03 ये मोलरिटी आ गई। बाद में जब सॉल्यूशन को H2SO4 के सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2.4। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो मुझे पता पड़ गई 0.25 मोलर का मतलब है इतने मोल्स आर प्रेजेंट विथ 1000 ग्राम सॉल्वेंट। अभी हमें सॉल्यूशन क्या होता है, जो सॉल्यूशन का मास होगा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा। तो ऐसे ही अगर मुझे 0.25 मोल्स हमारे 1000 ग्राम में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले मैं मास निकाल लूंगा यूरिया का, मास ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो देखो 0.25 इंटू मोलर मास। मोलर मास क्या होगा यूरिया का, यूरिया जो होता है वो दे रखा है फॉर्मूला NH2CO NH2। तो ये हो गया 14 इंटू 2 प्लस 4 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16, तो 14 28, ये हो गया 60। तो अब मैं बात करता हूँ 0.25 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 25 6 150, तो ये हो जाएगा 50 ग्राम। अगर मेरा ये 50 ग्राम प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट के साथ, तो मुझे ये बनाना है 2.5 kg सॉल्यूशन। तो मेरा सॉल्यूशन वेट ऑफ 50 ग्राम यूरिया वेट ऑफ सॉल्यूशन विथ 15 ग्राम इज इक्वल टू क्या, देखो 1000 ग्राम तो मेरा सॉल्वेंट था, प्लस 15 ग्राम मेरा क्या हो गया सॉल्यूट, तो ये हो गया 1015 ग्राम सॉल्यूशन का वेट हो गया। देखिए 2.5 kg में ग्राम कितने होंगे, 2500 ग्राम होंगे। तो मुझे पता पड़ गई यहां से कि 1015 ग्राम कंटेन्स कितना 50 ग्राम यूरिया। इतना सॉल्यूशन जो है 1015 ग्राम में कितना यूरिया होगा 15 ग्राम। अगर मैं बात करता हूँ 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा 15 अपॉन 1050,
तो अब मैं इसको ऐसे निकाल लूंगा। तो 2500 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम प्रेजेंट होगा? 15/1000 इंटू 2500। तो जो भी मेरा आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा? मास ऑफ यूरिया। अब अपना रुख करते हैं 2.5 एग्जाम्पल की तरफ जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है। कैलकुलेट मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है और मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। उसने तीन चीजें पूछी हैं कि ये तीन चीजें क्या होंगी ऑफ के आई। मतलब उसने के आई का मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलरिटी पूछ रखी है। डेंसिटी ऑफ एक्वस के आई उसने दे रखी है, डेंसिटी ऑफ एक्वस के आई। तो ये डेंसिटी ऑफ 1.202 दे रखी है। अब देखो हमें मोलैलिटी निकालना है, मोलरिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। 20% उसने दे रखा है मास बाय मास के आई। तो मैं ये कह दूं 20 ग्राम क्या प्रेजेंट है? के आई। और मेरा 80 ग्राम क्या प्रेजेंट है? H2O। ठीक है, तो जो मेरा पूरा सॉल्यूशन है वो तो 100 ग्राम ही है। ठीक है, उसने एक्वस किया है कि पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो मैं डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लूंगा। वॉल्यूम, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू डी वी। तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले को देखो सिंपल कैसे याद कर सकते हैं, m इज इक्वल टू डी वी। महादेव, m इज इक्वल टू डी वी। तो मुझे m पता है? नहीं पता। मास पता है, यस, 100 ग्राम इज इक्वल टू डेंसिटी पता है 1.202 इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 100/1.202। तो ये 1.2 इसको सॉल्व करने के बाद में जो आएगा वो कुछ 83 पॉइंट समथिंग आएगा, 83.19 एम। तो मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता पड़ गया कि 20 ग्राम हमारी 83.19 ml में प्रेजेंट है। तो ए क्या है? क्वेश्चन नंबर ए है, सबसे पहले मोलैलिटी और मोलरिटी निकालने के लिए हमें मोल्स पता होना चाहिए। तो मोल्स ऑफ के आई, के आई के मोल्स 20 ग्राम अपॉन मोलर मास। पोटेशियम होता है 40 और आयोडीन होता है मेरा 126। तो ये हो गया 20/166। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आता है मेरा 0.12 समथिंग आएगा, कुछ मोल्स आ गए। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी हमारी कैसे निकालता हूँ मैं? मोलैलिटी मोल्स पता होता है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स मुझे पता पड़ गए 0.12 है। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना था? 80 ग्राम वाटर में। तो 80 ग्राम, लेकिन ये जो मास होता है वो हमारा किलोग्राम में होता है, ये ग्राम में है, इंटू 10⁻³ में कर सकता हूँ। तो ये जो मोलैलिटी मेरी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 120/80। तो मैं जब इसको 1.5 मोलर। अब बी क्वेश्चन क्या है? बी क्वेश्चन है मेरा मोलरिटी पूछ रहा है। तो मोलरिटी भी ऐसा ही होता है क्वेश्चन को, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, किसमें? लीटर में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। और ये तो मोल्स मुझे पता है 0.12 मोल्स हैं अपॉन वॉल्यूम कितना है मेरा? 83.19, क्योंकि ये मैंने वॉल्यूम निकाला था कि हमारे पूरे 100 ग्राम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। अब ये मेरा ml में आया था, किस में आया था? ml में। तो मैं इंटू 10⁻³ कर दूं तो ये हो जाएगा 120/83.19। तो ये 1.5 से थोड़ा सा कम आएगी, तो कुछ 1 पॉइंट, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 1.44 मोलर मोलर आ जाती है। अब हमारा सी क्वेश्चन क्या था? सी पूछ रखा है उसने मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ
मोल फ्रैक्शन किसकी पूछ रखी है मेरी, उसमें मोल फ्रैक्शन पूछ रखी है के आई की, ठीक है। तो के आई के लिए सब पूछा, तो के आई के मोल्स मुझे पता है, लेकिन वाटर के मोल्स नहीं पता। तो वाटर के मोल्स देखो कैसे निकालेंगे हम, n इज टू 80 ग्राम है अपॉन वाटर का जो मोलर मास 18 होता है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा, 4.44 मोल, ठीक है। ऐसे ही जब मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो मोल्स ऑफ के आई 0.12 अपॉन 0.12 टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स हैं के आई के मोल्स और वाटर के मोल्स। वाटर के मोल्स 4.44, तो 0.12 डिवाइडेड बाई, इसको मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 4.56। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाता है हमारा सॉल्व होके 0.026। तो ये हमारे सभी क्वेश्चंस हो गए। आई होप आइडिया इज क्लियर नाउ अबाउट दिस टॉपिक। अब हम अगली वीडियो में सॉल्युबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।